नमस्कार, मैं रेणु पाल हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेखन कौशल में अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करेंगे। लेखन कौशल से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। लेखन कौशल अर्थात लिखने में कुशलता। लिखने में कुशलता कैसे होगी? हमारी भाषा शैली प्रभावमयी हो और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। हम जो भी विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमारे शब्दों द्वारा वो विचार पाठक समझ जाए, इसे ही लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल में आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन की। तो अनुच्छेद क्या होता है? किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8 या 10 वाक्यों में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं गाय का। गाय के ऊपर हमें एक अनुच्छेद लिखना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम गाय के बारे में सोचेंगे कि गाय कैसा पशु है। फिर गाय के शरीर की रचना, उसकी बनावट कैसी होती है, गाय क्या खाती है और हमें गाय से क्या क्या प्राप्त होता है, गाय के दूध से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, गाय के बच्चे किस काम आते हैं और गाय को हम माता क्यों कहते हैं। तो पहले तो हमारे मन मस्तिष्क पर गाय की एक तस्वीर, एक चित्र उपलब्ध हो गया। उसके बाद हमने उस गाय पर जब अनुच्छेद लिखना है तो उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो हम सोचेंगे और उसके अनुसार उन प्रश्नों का जो भी जवाब दे रहे हैं वो गाय के ऊपर एक अनुच्छेद बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे हमने पहला क्या कहा कि गाय कैसा पशु है, तो गाय एक पालतू पशु है। इसकी अब शरीर की बनावट कैसी है? इसकी 2 आँखें, 2 कान, 2 सींग, एक लंबी पूँछ और 4 टांगे होती हैं। अब गाय क्या खाती है और क्या हमें देती है? तो गाय घास खाती है, यह हमें दूध देती है। गाय के दूध से क्या क्या बनाई जाती है, प्रश्न था ना। तो गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय के बच्चे क्या होते हैं, क्या बड़े होकर क्या बनते हैं? तो गाय के बच्चों को क्या कहते हैं, पहले ये बताते हैं कि गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं और बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर हल जोत रहा है और पिछली इमेज में देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी के जुता हुआ है, ये बैल तो सामान ढोने का काम कर रहा है। और बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसीलिए इसे गाय माता कहते हैं। हमने अंतिम प्रश्न बताया था ना कि गाय के दूध को हम बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है और गाय को हम माता क्यों कहते हैं? तो ये देखो, गाय को हम माता क्यों कहते हैं? तो गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, इसीलिए इसे गाय माता भी कहते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जब सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो हमारा ये अनुच्छेद बनकर तैयार हो गया है। अब आपने क्या सीखा कि अगर हमें किसी के ऊपर भी कोई अनुच्छेद लिखना हो तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे संबंधित जो भी हमारे मन मस्तिष्क पर उभर कर सामने आ रहा है, उसे ही, उस भाव को, उस विचार को हमने शब्दों के माध्यम से लिखना है। यही अनुच्छेद कहलाता है। तो इस अनुच्छेद में जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं उसके अनुसार भी आपने देखा कि अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब गाय का ये जो अनुच्छेद आपने देखा, ये क्या है? ये प्रस्ताव, ये निबंध ही है, निबंध का छोटा रूप। यानी कि अनुच्छेद किसे कहेंगे? निबंध के छोटे रूप को ही अनुच्छेद कहेंगे। अब अनुच्छेद लेखन, इसका क्या अर्थ है? अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अनुच्छेद लिखने से पहले
रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 4, एक ही बात को बार बार न दोहराएं। 5, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। मतलब आपको कुछ भी फालतू नहीं लिखना है, लेकिन जो विषय दिया गया है, जो विषय बिंदु दिए गए हैं, उसके बारे में ज़रूर लिखें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न पत्र में पिछली बार जो जो प्रश्न आए थे अनुच्छेद से संबंधित, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये खंड घ से संबंधित होता है और प्रश्न नंबर 13 में अनुच्छेद लेखन आया था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। अब देखो, यहाँ पर समय सीमा निर्धारित है, 80 से 100 शब्द। पहला है भारतीय किसान के कष्ट। भारतीय किसान आप सभी भली भांति परिचित हैं और हमें शीर्षक क्या दिया गया है, भारतीय किसान के कष्ट। तो कौन कौन से कष्ट हैं, हमें उसी रूपरेखा बना लेनी है। अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या और सुधार के उपाय। अब देखो, ये 3 बिंदु बन गए हैं। अगर हम इसे बांटते हैं 20-20 नंबरों 20-20 शब्दों में, तो ये कितने हो गए, 60। और अगर भारतीय किसान के बारे में लिखते हैं तो 80 शब्द हमारे आराम से हो गए। पहला, अब हमें किसान के बारे में बताना है कि किसान क्या होते हैं। किसान समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। भारतवर्ष प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर ही निर्भर है। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है। ये हो गया किसान के बारे में। अब पहला था अन्नदाता की कठिनाइयाँ। भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है। पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है ना, कि कब कौन सा मौसम में कौन सी फसल उगा सकते हैं, किस फसल को कितनी पानी की ज़रूरत है, कुछ बारिश पर निर्भर होती है। दूसरा, परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोग सस्ते भाव पर खरीदते हैं। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है किसी फसल को उगाने में, लेकिन जब मंडी में बेचने के लिए आते हैं तो व्यापारियों की अपनी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। कई बार वो लोग इनसे सस्ते भावों में खरीदते हैं अब उनकी फसल, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तीसरा, भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता है, अपने परंपरागत तरीकों द्वारा अन्न पैदा करता है। ये हो गई अन्नदाता। अन्नदाता यानी अन्न को उत्पादन करने वाला, उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। अब दूसरा था कठोर दिनचर्या। कठोर दिनचर्या कैसे है किसान की? किसान सबसे पहले उठता है, तो सबके उठने से पूर्व ही किसान उठ जाता है। कड़ाके की ठंड हो या गर्मी का मौसम हो या बारिश हो, वह कभी आलस नहीं करता। हर दिन फसल बर्बाद होने के डर से ही वह जीवन जीता है। इसमें क्या सुधार कर सकते हैं हम? सुधार के क्या उपाय हैं? किसानों द्वारा पैदा की गई फसल की उन्हें उचित कीमत मिलनी चाहिए। नवीन पद्धति से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और अब हम अंत में इसका निष्कर्ष लिख देते हैं, जैसे हम निबंध में लिखते हैं, पर कुछ भी इसको मुख्य बिंदु में नहीं लिखना है आप सभी ने। तो हमारे जो दिवंगत राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने किसानों की और फौजी भाइयों की, जवानों की बहुत प्रशंसा की। उनके बारे में एक नारा भी निकाला, जय जवान जय किसान। तो उसी को अंत में हम लिख सकते हैं। इसमें था ना कि आप अंत में कुछ सूक्ति लिख सकते हैं, प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखना है आपने अंत में, हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि कृषक राष्ट्र का अन्नदाता है, उसी पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है। उन्हें कृषि के सभी आधुनिकतम यंत्र एवं उपयोगी रसायन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह अधिक उत्पादन कर सके। दूसरा था स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छता आंदोलन मुख्य बिंदु दे रखे हैं, क्यों, बदलाव और हमारा उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले हम स्वच्छता आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।
क्यों ज़रूरत हुई इसकी आरंभ करने की? समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए। एक कहावत है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन निवास करता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। बदलाव। स्वच्छता से संबंधित जानकारी अर्जित करें, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी है। लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताएं। विद्यालय के प्रतियोगिता में स्वच्छता के लिए नाटक मंच करें। चित्रकारी प्रतियोगिताओं में स्वच्छता के विषय को दर्शाएं। इससे लोगों में बदलाव आएगा। बदलाव कैसे आ सकता है और हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रणालियों को प्रचालित करना, अधिक से अधिक कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना, उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। जल ही जीवन है, इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छ भारत बनाने के लिए भारत स्वच्छ अभियान को एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। तीसरा जो विषय दिया गया था हमें अनुच्छेद लेखन में प्रश्न पत्र में, वो है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी मन हार गया तो सब हार गया और मन जीत गया तो सब जीत गया। इसके मुख्य बिंदु थे निराशा, अभिशाप, दृष्टिकोण परिवर्तन, सकारात्मक सोच। तो पहले हमें बताना है कि मन के हारे हार क्या है और निराशा का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। परिस्थितियां मनुष्य को तभी हराने पर विवश कर सकती है जब वह स्वयं घुटने टेक दे। सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति अचानक सफलता का प्रयास करना छोड़ देता है। इसका एकमात्र कारण उसका हिम्मत हारना होता है। हमारी पराजय का एक कारण जो है हमारे मन का घबराना, उसका हारना भी होता है। इसका एकमात्र कारण उसका हिम्मत हारना हुआ। हमारी पराजय का सीधा अर्थ क्या हुआ कि हम विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं कर रहे हैं। निराशा, अभिशाप क्यों है? शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता, मनुष्य की शक्ति का एक बड़ा भाग क्षय होने लगता है, यानी मन उसका हार जाता है। निराशावादी व्यक्ति ही ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर लगते रहते हैं। वो पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है उसे हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहती हैं। मान लीजिए हमें एक आधा गिलास पानी दिया गया है, तो जो नकारात्मक सोच है वो सोचेगा आधा गिलास खाली है, पर जो सकारात्मक है वो सोचेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। दृष्टिकोण परिवर्तन, मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर आधारित होती है। मन में हम जिस प्रकार के विचार धारण करते हैं, हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुरूप ढल जाता है। देखो, जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं विचार, सच में हमारा शरीर उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। यदि हम सोचेंगे कि नहीं ये चीज़ हम सीख सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो हमारा जब मन तैयार है तो हमारा शरीर भी उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएगा। सकारात्मक सोच, कम डरो, अधिक आशा रखो। आप अपने वर्तमान या भविष्य से कम डरो कि मुझे ये नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा। आशा रखो नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब सीख लेंगे। कम खाओ, ज़्यादा पचाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि उतना ही खाओ जितना पच सके। ये सकारात्मक सोच है। कम कराओ, ज़्यादा सांसें लो। कम कराओ यानी यदि किसी बात पे आपको दुख है तो किसी के आगे अभिव्यक्त मत करो, आप जीने का दम रखो। कम बोलो, कहो ज़्यादा। किसी भी बात को आप कहना चाहते हो तो कम शब्दों का चुनाव द्वारा आपका जो कथन है वो प्रभावशाली हो, इस तरह कहो। प्रेम अधिक करो, तभी सभी अच्छी चीज़ें आपकी होंगी। सकारात्मक सोच को अपनाना एक ऐसी कला है जो जीवन में संतुष्टि व खुशी सहज ही भर देती है। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखता है। कहा जाता है कि यदि कमरे में अंधेरा हो
तो उसे बाहर निकालने के लिए प्रकाश चाहिए, और उसी तरह नकारात्मक अवगुण निकालने के लिए हमें सकारात्मक गुण एवं आदतों की ही आवश्यकता है। तो आपने क्या सीखा? अनुच्छेद लिखते समय हमें सबसे पहले तो उस विषय पर लिखना है, और अंत में भी उसे प्रभावशाली बनाते हुए, उसे खत्म करते हुए उसका निष्कर्ष लिखना है, पर कुछ भी मुख्य बिंदु द्वारा नहीं लिखना, जो भी बिंदु दिए हैं उसी के बारे में लिखना है। आशा है आप अनुच्छेद से अब भली भांति परिचित हो गए होंगे और इसे लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं आई होगी। धन्यवाद।